ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमने अभी इसे अपलोड नहीं किया था क्योंकि हमने सोचा कि इस सीरीज के कुछ एपिसोड आ जाएं जिससे कि हम एक लॉन्ग वीडियो कवर कर सकें। तो कहानी की शुरुआत में हमें पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लॉयड है और अभी हम देखते हैं कि वो एक मैजिकल वर्ल्ड में एक प्रिंस के सामने था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक कॉमनर है। हालांकि हर चीज की तरह इस सीरीज में भी नोबल फैमिली कॉमनर्स को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करती है, लेकिन लॉयड को और ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम मैजिक पावर है। एक कॉमनर के हिसाब से भी देखा जाए तो उसके पास बहुत लो लेवल पावर है। यहाँ प्रिंस उसे खत्म करने वाला था जिससे पहले वो उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। हालांकि लॉयड खुद को बचाने के लिए इसका इच्छा तो कुछ नहीं बताता, लेकिन प्रिंस पर ही हमला कर देता है। वो अपने फायर मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, जिस वजह से वो फायर स्पेल क्रिएट नहीं हो पाता। प्रिंस और बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं और इसके बाद प्रिंस अपने मैजिक का यूज कर उसे खत्म करता है। लेकिन जब लॉयड की बॉडी जल रही थी तो वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगता है। वो गॉड से कहता है कि काश उसे भी मैजिक आता, वो भी मैजिक सीखना चाहता है। अब यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि अगले ही पल लॉयड को देखते हैं जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी बन चुका था। हालांकि शुरुआत में उसे ये चीज नहीं पता थी कि जब वो उठता है तो सामने बहुत सारी मेड को देखता है जो कि उसे खुद से बड़ी लग रही थी। इस वजह से उसे लग रहा था कि शायद वो जायंट के बीच में आ चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को देखता है कि उसके हाथ तो छोटे हैं। हालांकि इसके बाद अब लॉयड अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर एक फायर स्पेल क्रिएट होता है। लेकिन इस बार इस रेइनकार्नेशन के बाद उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी, इस अटैक से वहाँ कासल की जो छत है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाहर जो किंगडम के लोग थे वो ये सब देख रहे थे। हालांकि वो डरे नहीं थे बल्कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि किंगडम में से 7th प्रिंस ने जन्म लिया है। वैसे इस तरफ वहाँ जो सारी मेड लॉयड के पास खड़ी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन लॉयड के चेहरे पर स्माइल थी, ये देखकर कि फाइनली अब वो भी हाई लेवल मैजिक का यूज कर सकता है। अब यहाँ से कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि किंगडम में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दूसरी तरफ हम वहाँ पैलेस के अंदर सभी लॉयड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें लॉयड की कहीं नहीं मिल रहा था। उन्होंने पैलेस का एक पोर्शन देख लिया था और इसलिए अब वो दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ती हैं। हालांकि जब वो वहाँ से चली जाती हैं तभी लॉयड सामने आता है। लॉयड उनसे छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे नॉर्मल एक्टिविटी करना पसंद नहीं। अब तभी उसकी मुलाकात दो आदमियों से होती है, जहाँ पर अभी वो पहले वाला आदमी लॉयड से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। वैसे वो पहला आदमी थोड़ा सा चिल्ला रहा था, जिस वजह से लॉयड तुरंत ही उसे चुप कराता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगे तो वो मेड सुन लेंगी और मुझे ढूंढ लेंगी। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि हम दोनों हंट के लिए जा रहे हैं, अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन लॉयड इस पर कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो आदमी लॉयड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक प्रिंस होने के बाद तुम्हें मैजिक पर और अपनी पावर पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, लेकिन लॉयड ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया था। वहाँ पर उस आदमी का दोस्त उससे कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, लॉयड तो जा चुका है। हालांकि उसका दोस्त ये भी पूछता है कि आखिर तुम 7th प्रिंस पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो, वो 7th प्रिंस है, इसका मतलब उसे क्राउन मिलना यानी कि मतलब राजगद्दी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि लॉयड कोई मामूली लड़का नहीं है, बचपन में जहाँ बच्चे रोते हैं उस टाइम पर उसने मैजिक स्पेल पढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी बाकी सारी एक्टिविटी भी बहुत ही अलग थी। इसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि लॉयड कुछ बड़ा करेगा। साथ ही वो कह रहा था कि उसके हिसाब से लॉयड एक महान सेज यानी कि एक महान मैजिशियन विलियम का रेइनकार्नेशन है। हालांकि इस पर एक उसका दोस्त कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, प्रिंस को देखकर नहीं लगता कि वो विलियम के रेइनकार्नेशन से हो सकता है। इस तरफ लॉयड अभी भाग रहा था, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से जब छलांग लगाता है तो अचानक से उसकी पूरी लाइफ की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो सब देखकर हैरान था कि उसे उसकी पुरानी मेमोरीज क्यों याद आ रही हैं। उसे जानने को मिलता है कि वो एक कॉमनर है, पर वो ये सोच रहा था कि आखिर मैं कॉमनर था, फिर मेरा जन्म एक रॉयल फैमिली में 7th प्रिंस के रूप में क्यों हुआ। हालांकि अब लॉयड भले ही रीबॉर्न हो चुका है, लेकिन उसे प्रिंस बनकर कुछ नहीं करना, मतलब कि उसने वो पाथ चुना ही नहीं। उसे सिर्फ मैजिक के बारे में पता लगाना है, ये देखना है कि इस दुनिया में कितने तरह के मैजिक है और मैजिक आखिर कितना औसम है। अब इसीलिए वो अभी मेड से छुप रहा था। हमें जानने को मिलता है कि वो अभी मैजिक लाइब्रेरी आना चाहता था। वो यहाँ पर इसलिए आना चाहता था क्योंकि ये जगह उसे बहुत ज्यादा पसंद है। पिछली लाइफ में जब वो कॉमनर था तब वो एक मैजिक एकेडमी गया था, लेकिन उस मैजिक एकेडमी में उसे जितना सीखने को नहीं मिला उससे ज्यादा यहाँ पर नॉर्मल्स बुक रखी हुई है। यहाँ पर बुक्स की गिनती इतनी है कि अगर कोई रोज भी एक पढ़े तो उसे कई साल लग जाएंगे यहाँ की पूरी बुक पढ़ने में। अभी वो एक मैजिक बुक निकालता है, वो उसे पढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम सिल्विया है। सिल्विया यहाँ लॉयड के साथ उस बुक को छीन लेती है। वो थोड़ी गुस्सा थी क्योंकि लॉयड सभी मेड से छुपकर भाग रहा था। वैसे सिल्विया का काम है कि वो लॉयड को ट्रेन करे और उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाए, और इसलिए अभी यहाँ
यहाँ पर आई थी। अगले सीन में उन दोनों में स्वॉर्ड फाइट होती है। हालांकि लॉयड बहुत टाइम से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, इस वजह से वो इसमें ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी सिल्विया एक्सपीरियंस्ड है, इस वजह से उसे हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर लॉयड उससे कहता है कि तुम रोज रोज मुझे ये स्वॉर्ड प्रैक्टिस क्यों कराती हो, मुझे तो थ्रोन पर बैठना भी नहीं है। लेकिन इस पर सिल्विया कहने लगती है कि इस दुनिया में सिर्फ थ्रोन पर ही बैठना सब कुछ नहीं है, अगर तुम कमजोर रहे तो आगे चलकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम प्रिंस हो, तुम्हें तलवार चलाना सीखनी होगी, वरना इससे रॉयल फैमिली की इज्जत भी कम होगी। अब इसके बाद में फिर से उनमें स्वॉर्ड फाइट शुरू हो गई थी, जिस दौरान लॉयड सोच रहा था कि वो इस तरह से तो इस चीज से नहीं बच सकता। हालांकि यहाँ पर लॉयड होल्ड बैक कर रहा था, मतलब लॉयड अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहा था। वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड फाइट आराम से जीत सकता है, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ मिरर मैजिक का यूज कर रहा था, जिससे कि वो सिल्विया के हर एक अटैक और मूवमेंट समझ पाता है। वो जैसा मूव कर रही थी वैसे ही सेम मूव कर उसके अटैक को रोकता है। हालांकि सिल्विया को ये चीज समझ में नहीं आई थी, वो तो लॉयड की तारीफ कर रही थी कि वो हर दिन पहले से ज्यादा बेहतर होता जा रहा है, लेकिन लॉयड बेहतर नहीं हो रहा था, बल्कि वो सिर्फ सिल्विया जिस तरह से लड़ रही है उसकी तरह लड़ रहा था। हालांकि अब कुछ देर तक इसी तरह से लड़ने के बाद लॉयड ये चीज नोटिस करता है कि वो थकने लगा है, लेकिन सिल्विया नहीं थक रही थी, क्योंकि इसे इस तरह से लड़ने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। लॉयड सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। सिल्विया मुझसे बड़ी है, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन फिर लॉयड और भी कई सारे मैजिक के बारे में याद करता है, जैसे कि यहाँ पर उसने अपनी मैजिक पावर से अपनी तलवार का थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, साथ ही उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कुछ मिनट्स के लिए बढ़ा लिया था। इसके बाद वो फिर से हमला करना शुरू करता है। नॉर्मल अटैक से कुछ नहीं होने वाला था, इसी वजह से वो पहले मिरर मैजिक का यूज करते हुए सेम सिल्विया की तरह हमला कर रहा था, जिससे कि सिल्विया की हर अटैक ब्लॉक हो सके। और अगले ही पल लॉयड वहां से अपनी पोजीशन चेंज करते हुए सिल्विया के पीछे आ जाता है और सिल्विया पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सिल्विया अपनी तलवार आगे करते हुए उसके इस अटैक को रोक लेती है, जो देखकर लॉयड हैरान था और सिल्विया समझ गई थी कि लॉयड ने मैजिक का यूज किया है, इसका मतलब उसने चीटिंग की है। हालांकि पहले वो लॉयड को थोड़ी सी डांट पड़ती है, यहाँ पर सिल्विया ने उसकी तलवार भी दूर हटा दी थी, लेकिन बाद में उसके साथ चिपकते हुए कहने लगती है कि सच में वो महान है, वो 2 स्पेल को एक साथ यूज कर पा रहा है, जो कि अच्छे मैजिशियन तक नहीं कर पाते। साथ ही वो इतने दिनों से चीटिंग कर रहा है, इस चीज पर सिल्विया को पता नहीं चलता। इस वजह से वो लॉयड से इम्प्रेस होते हुए कह रही थी कि तुमने कमाल कर दिया, लेकिन लॉयड को ये चीज पसंद नहीं आती कि वो उसे भले ही अच्छे से कह रही है, लेकिन कह तो चीटर ही रही है। हालांकि लॉयड अभी ये भी सोच रहा था कि अच्छा है, इसे पता नहीं चला कि मैंने एक टाइम पर 2 स्पेल नहीं बल्कि 4 स्पेल का यूज किया। असल में लॉयड ने अपनी तलवार बड़ी कर ली थी, जो कि क्रिस्टल स्पेल में आता है, और उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कुछ मिनट्स के लिए बढ़ा लिया था, पर वो ये बात सिल्विया को नहीं बताता, वरना वो उससे और ज्यादा चिपकेगी। वैसे अब इसके बाद प्रिंस के नहाने का टाइम था, इस वजह से सिल्विया उसे वहाँ से ले जाने लगती है। हालांकि लॉयड मना करता है कि नहीं, अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद से नहा सकता है, लेकिन सिल्विया नहीं सुनती। अब वो जहाँ पर जा रहे थे वहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का एरिया है, और वहाँ पर सभी मेड भी थे, वो सभी लॉयड को नहला रहे थे। इस वजह से लॉयड बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपनी मैजिक बुक को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। पर तभी वो बाकी सारी मेड लॉयड से कहने लगती हैं कि उसे लाइब्रेरी में कम जाना चाहिए, वरना वो बुक वाला डीमन उसे पकड़ लेगा। ये सुनकर लॉयड हैरान था। वो पूछता है कि क्या लाइब्रेरी में कोई डीमन है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि हाँ, एक बुक है जिससे ग्रिम वॉर की बुक कहा जाता है, उसके अंदर एक डीमन कैद है। अगर तुमने ज्यादा बुक खोली और तुम्हें गलती से वो बुक मिल गई तो वो डीमन तुम्हें पकड़ लेगा। हालांकि यहाँ पर सिल्विया इन सब चीजों में नहीं मानती, और वो ये भी जानती है कि लॉयड भी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन वहाँ लॉयड तो कांप रहा था, साथ ही वो थोड़ा एक्साइटेड भी था ये चीज सुनने के लिए। बाद में अब वहाँ से लॉयड को सोने जाना था, जिस पर वो सभी मेड झगड़ा करने लगती है कि कौन उसे लेकर जाएगा। हालांकि सिल्विया उन सभी से सीनियर है, इस वजह से उसे ये चांस मिलने वाला था, लेकिन बाहर की मेड भी अपने हक के लिए लड़ रही थी। पर इस चीज का फायदा उठाते हुए लॉयड चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वैसे अब यहाँ पर दूसरी जगह आने के बाद वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो लाइब्रेरी होगी किस तरह की। असल में लाइब्रेरी वहाँ अंडरग्राउंड बसी हुई है, और इस पर एक सील लगी हुई है, और कुछ गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अभी जानने के लिए लॉयड तुरंत ही रात के टाइम वहाँ चला गया था। पहले वो एक स्पेल इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो एक गार्ड उसे देख ना पाए। अभी वो गार्ड भी यही बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पर खड़े करके रखा गया है, जबकि इस लाइब्रेरी के अंदर कोई आता जाता नहीं। असल में किंगडम के 10 बहुत पावरफुल मैगिस ने वहाँ एक स्पेल क्रिएट करते हुए एक लॉक लगाया है, जो कि एक सील है, और उसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। पर जब लॉयड वहाँ पहुँचता है तो वो थोड़ी ही मैजिक पावर से आराम से ही उस सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था, जहाँ उसे कई तरह की इंटरेस्टिंग बुक देखने को मिलती है। वो एक एक कर उन सभी बुक को उठा रहा था। हालांकि उसे याद आता है कि उसने सील तोड़ दिया है, इस वजह से अब वो यहाँ से जाएगा तो उसे खुद का एक बैरियर क्रिएट करना होगा, जिससे किसी को शक ना हो। हालांकि
जब वो फिर से बुक उठाने लगा था तभी उसे एक बुक दिखती है जिसके अंदर से एक डीमन निकल कर आता है। वो डीमन एक सील में बंधा हुआ था जिस वजह से वो उस ग्रिम वॉर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लॉयड उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो डीमन बताता है कि वो एक ग्रिम वॉर के अंदर कैद है जिसे कई सारे पावरफुल मैग्स ने इसके अंदर कैद किया था। वो ये भी बताता है कि ये सील बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रही है, वो उसे जल्द से जल्द तोड़ देगा, लेकिन उससे अभी ये इसमें बहुत ही टाइम लगेगा। इसलिए क्या लॉयड उसकी मदद कर उसे आजाद कर सकता है। लॉयड जो कि उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो उससे कहता है कि तुम एक डीमन हो और तुम्हें कैद इसलिए किया गया था क्योंकि तुम्हें देखकर कुछ खतरा महसूस होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम आजाद हो और फिर से मेरे किंगडम के लोगों को परेशान करो। इस चीज पर डीमन कहने लगता है कि मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। वैसे जिन मैग्स ने उन्हें कैद किया था वो तो कई साल पहले मारे गए। लॉयड कहता है कि मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे ऊपर एक दूसरा स्पेल क्रिएट करूंगा जिससे कि तुम कभी इससे नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर वो डीमन डर जाता है और कहने लगता है कि रुको, मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखा सकता हूँ जो कि अब बुकों से गायब हो चुका है। ये चीज सुनने के बाद लॉयड थोड़ा सा हैरान था और उसे डीमन की बात में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था। वैसे अभी वो सोचता है कि पिछली लाइफ में जब एक प्रिंस ने उसे खत्म किया था तब उसने ये भी कहा था कि मैजिक कभी भी उसे नहीं चुनने वाला, लेकिन इस जन्म में उसके पास ऐसी बॉडी है जो कि मैजिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्पेल क्रिएट करते हुए एक चाबी बनाता है जिससे वो डीमन अगले ही पल आजाद हो चुका था। वो डीमन बाहर निकलकर बहुत ज्यादा खुश था, उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि लॉयड उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मुझे एंशिएंट मैजिक के बारे में बताना होगा। इतना सुनकर वो डीमन कहता है बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, और इतना कहते हुए वो एक बहुत ही पुराना एंशिएंट मैजिक से लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। लॉयड को लगता है कि शायद सच में वो उसे अपनी पावर दिखा रहा है। यहाँ पर वो डीमन सोच रहा था कि शायद लॉयड मारा गया, पर तभी हम देखते हैं कि लॉयड ने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जिसने उस डीमन के अटैक को रोक दिया। ये देखकर वो डीमन हैरान था। वैसे इधर लॉयड भी हैरान था क्योंकि इस तरह के मैजिक के बारे में उसने कभी नहीं सुना। ये सच में एक एंशिएंट मैजिक है। लॉयड कहता है कि क्या तुम मुझे इसे ऐसा कुछ और मैजिक दिखा सकते हो। अब इस चीज से उस डीमन को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपने कई सारे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए लॉयड पर हमला करता है, लेकिन वो किसी भी स्पेल का इस्तेमाल करे लॉयड का वो बैरियर उन अटैक रोक लेता था। हालांकि लॉयड सरप्राइज था कि आखिर इस डीमन के अटैक किस तरह के होंगे। इस वजह से वो अपनी एक उंगली उस बैरियर के बाहर निकालता है। हालांकि उसकी उंगली पर अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था, लेकिन लॉयड ने उसे तुरंत ही हील कर लिया था। अभी लॉयड सोच रहा था कि क्या ये डीमन सिर्फ इतना ही तेजी से हमला कर सकता है, लेकिन इतने में उस डीमन का एक और सर बाहर निकल कर आता है जिसकी वजह से उसकी पावर डबल हो चुकी थी। लॉयड सरप्राइज था कि शायद अब उसे कुछ अच्छा अटैक देखने को मिले। यहाँ पर अभी वो डीमन अपनी डबल पावर से हमला करता है। इस पावर की वजह से लॉयड का जो बैरियर था वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, लेकिन इस डीमन की एनर्जी उस बैरियर के अंदर भी जा रही थी। लॉयड उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा था और हल्का सा सरप्राइज था। इस तरफ वो डीमन ज्यादा हैरान था क्योंकि उसके कोई भी अटैक लॉयड को टच नहीं कर पा रहे थे, और अगर टच हो भी रहे थे तो उससे लॉयड को कोई खास डैमेज नहीं पहुंच रहा था। वो समझ गया था कि वो लॉयड को नहीं हरा सकता, इस वजह से वो वहां से भागने का फैसला करता है। लेकिन जब वो भाग रहा था तभी वो एक दूसरा बैरियर से टकरा जाता है क्योंकि लॉयड ने उस पूरी लाइब्रेरी में इस तरह के बहुत ही सारे बैरियर क्रिएट कर दिए थे जिससे कि वो डीमन भाग ना सके। वो डीमन कहता है कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो, पर लॉयड कहता है वो जानता है कि तुम तो किसी तरह के स्पेल का यूज करने वाले हो। अब वो डीमन फैसला करता है कि वो लॉयड को खत्म कर देगा, लेकिन लॉयड को उसके स्पेल के बारे में पहले तो पता नहीं था, और इसके बाद अब लॉयड अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि वो डीमन किस तरह से डिफेंस करेगा। हालांकि लॉयड का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो डीमन उस अटैक को डोज नहीं कर पाता, इस वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। लॉयड अभी थोड़ा सा हैरान था और सोच रहा था कि आखिर डीमन ने उसके अटैक को डोज क्यों नहीं किया, लेकिन इसके बाद वो लाइब्रेरी की कंडीशन देखता है और अपने मैजिक से उसे फिर से रिक्रिएट कर देता है। इसकी वजह से लाइब्रेरी पहले की तरह हो गई थी। ये सब देखने के बाद अभी वो डीमन हैरान था और वो समझ गया था कि वो लॉयड के सामने कुछ भी नहीं है। इस वजह से वो अपनी लॉयड से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो लॉयड की मदद कर सकता है उसका फैमिलियर बनकर। लॉयड को इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लॉयड किसी भी इतने खतरनाक दिखने वाले डीमन को अपने साथ नहीं रख सकता। इसकी वजह से वो डीमन एक क्यूट डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। लॉयड अपने केव को ऊपर करते हुए कहता है कि वो उसके साथ चल सकता है। ये सुनकर वो डीमन खुश था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने लॉयड की बॉडी को टच किया तो वो अपनी मैजिक पावर से लॉयड की बॉडी को हर्ट कर सकता है। वो सोचता है कि लॉयड सच में कितना ज्यादा बेवकूफ है, और इसके बाद अब वो सीधा लॉयड से जाकर चिपक गया था। लेकिन वो यहाँ पर लॉयड की माना यानी कि एनर्जी को महसूस करता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से वो डीमन घबरा गया था। वो फैसला करता है कि वो कोई भी गलती नहीं करेगा और चुपचाप लॉयड की बात मानेगा। इसके बाद लॉयड फिर से वहाँ लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वहाँ सभी रखी हुई बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर अभी हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं।
हैं जिसका नाम रॉबर्ट है और वो अभी लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे कुछ मेड से पता चला था कि लॉयड अभी लाइब्रेरी के अंदर है। यहाँ पर जब रॉबर्ट उस लाइब्रेरी के गेट पर पहुंचता है तभी वो डीमन लॉयड को बता देता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है जिसकी मैजिक पावर अच्छी खासी है। लॉयड जब वहाँ सामने रॉबर्ट को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगले सीन में रॉबर्ट उसे बाहर ट्रेनिंग सेक्शन एरिया की तरफ ले जाता है जहाँ पर अभी रॉबर्ट प्रैक्टिस कर रहा था मैजिक वगैरह के बारे में और लॉयड उसे बहुत इंटरेस्टिंग नजरों से देख रहा था। लॉयड रॉबर्ट के साथ रहना पसंद करता है क्योंकि रॉबर्ट जब भी ट्रेनिंग करता है वो उसे बुलाता है और इस रॉबर्ट की ट्रेनिंग के बहाने लॉयड भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर पाता है। वैसे रॉबर्ट बहुत ही टैलेंटेड है और सेकंड प्रिंस है, इस वजह से सभी कहते हैं कि शायद अगला किंग वही बनेगा क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार है, बिल्कुल लॉयड की तरह। वैसे अब लॉयड की बारी थी, उसे बुलाया जाता है। सामने कुछ टारगेट बने हुए थे जिन पर कुछ नंबर थे। लॉयड को बस अपनी मैजिक पावर से उन पर हिट करना था। लॉयड सोचता है कि उसे ज्यादा मैजिक का यूज नहीं करना और इस तरह से टारगेट हिट करने हैं जिससे कि कोई इम्प्रेस ना हो और किसी को शक ना हो कि लॉयड रॉबर्ट से ज्यादा अच्छा मैजिक यूजर है। हालांकि यहाँ पर डीमन भी उसे थोड़ी सी सलाह देता है जैसे कि वो अपनी मैजिक पावर से जो फायर क्रिएट करेगा उसे वो सर्कल टाइप में क्रिएट करे जिस एनर्जी का प्रेशर पीछे की तरफ ज्यादा रहेगा जिससे कि आगे से वो फायर सॉफ्ट हो और जब वो टारगेट को हिट करे तो टारगेट डिस्ट्रॉय ना हो। हालांकि ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन फिर भी लॉयड ऐसा कर लेता है और जब वो टारगेट हिट करता है तो वो फायरबॉल टारगेट पर टकराते हुए वहाँ से अलग हट जाती है। सभी देखकर थोड़े से इम्प्रेस थे क्योंकि लॉयड बहुत ही कम एज का है। लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर हंसने लगता है क्योंकि लॉयड का टारगेट हल्का सा टच हुआ था बस। लेकिन इस चीज पर डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था कि इस तरह से अटैक करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हालांकि इसके बाद रॉबर्ट कहता है कि तुम अकेले प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, हमें जाना है। और इसके बाद वो सभी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब लॉयड इस चीज पर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो अकेले इस जगह पर प्रैक्टिस कर सकता है और अपने रियल मैजिक को यूज कर सकता है। उसके दिमाग में कई तरह के आइडिया घूम रहे थे जिन्हें वो ट्राई करना चाहता था। अब यहाँ पर डीमन उससे पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है और किस तरह के अटैक का यूज करने वाला है, जिस पर लॉयड कहता है कि वो उसी डीमन की तरह डबल इनकैंटेशन मैजिक का इस्तेमाल करेगा। ये वही मैजिक है जिसे अभी हमने कुछ देर पहले वहाँ लाइब्रेरी के अंदर देखा था जब उस डीमन ने अपने दो सर क्रिएट कर लिए थे। यहाँ पर वो डीमन हैरानी से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डीमंस के दो सर होते हैं इसलिए वो डबल इनकैंटेशन का यूज कर सकते हैं। पर इसके बाद अब लॉयड हाथ आगे करते हुए उस डीमन को अपने हाथ में अब्सॉर्ब कर लेता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ पर उस डीमन का फेस अपीयर हो चुका था। हालांकि पहले लॉयड को भी नहीं लगा था कि ये काम करेगा लेकिन अब ये चीज काम कर चुकी थी। डीमन पूछता है कि बताओ तुम इनकैंटेशन में किस मैजिक का इस्तेमाल करना चाहते हो, जिस पर लॉयड कहता है कि हम फायर स्पेल का इस्तेमाल करेंगे, वो भी एडवांस लेवल पर। अभी वो डीमन भी थोड़ा सा एक्साइटेड था, इस वजह से वो कहता है कि ठीक है। और अब वो दोनों ही इनकैंटेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने नए एडवांस फायर मैजिक अटैक का इस्तेमाल करने लगते हैं। पर तभी अचानक से वो डीमन कमजोर पड़ जाता है। लॉयड ये देखकर हैरान था। वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो डीमन क्या था कि अभी तुम जिस अटैक का इस्तेमाल करने वाले थे, जिस पर लॉयड कहता है इनकैंटेशन का। जब वो डीमन थोड़ी सी डिटेल में पूछता है तो उसे सारी बात जानने को मिलती है कि असल में लॉयड जिस इनकैंटेशन की बात कर रहा था उसमें वो 100 स्पेल को एक साथ यूज करने की बात कर रहा है। इस पर उस डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लॉयड पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इस तरह से स्पेल को क्रिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि एक इनकैंटेशन स्पेल ज्यादा से ज्यादा 3 स्पेल को कवर कर सकता है, हम 100 स्पेल को कवर नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। अब लॉयड इस चीज पर थोड़ा सा दुखी हो गया था कि वो जो स्पेल यूज करना चाहता है उसका यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद फिर वो कहता है कि ठीक है तो हम नॉर्मल ही स्पेल का यूज करते हैं। अभी डीमन को लग रहा था कि शायद लॉयड नॉर्मल इनकैंटेशन की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पर लॉयड डबल एडवांस इनकैंटेशन की बात कर रहा था। जैसे कि अभी उस डीमन ने बताया कि हम 3 स्पेल को एक साथ यूज कर सकते हैं, वैसे ही लॉयड 2 स्पेल को एक साथ एडवांस लेवल पर यूज करना चाहता था। वो डीमन थोड़ा सा हैरान था पर इस पर लॉयड उसे ज्यादा कुछ बोलना नहीं देता और तुरंत ही अटैक परफॉर्म करने लगता है। अभी वो दोनों कनेक्ट थे, इस वजह से वो डीमन लॉयड की माना एनर्जी के जो रिजर्व मतलब जहाँ पर लॉयड की एनर्जी जमा हुई है उस जगह को देखता है। इससे वो डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। यहाँ पर वो डीमन सिर्फ लॉयड को नोटिस करने का काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। हम देखते हैं कि लॉयड उसकी और डीमन की पावर को मिलाकर उस डबल एडवांस इनकैंटेशन अटैक को परफॉर्म करता है। लेकिन अटैक किसी भी एक चीज पर करना गलत हो सकता था क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलेगा। इस वजह से लॉयड ने इस अटैक को सीधा आसमान की तरफ मोड़ दिया था। जब ये अटैक पूरी तरह से परफॉर्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक बीम आसमान की तरफ जाती है। इस बीम को किंगडम में हर कोई देख पा रहा था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ रॉबर्ट और बाकी सभी को देखते हैं जहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ था जो कि तब लॉयड पर हंस रहा था। वो रॉबर्ट से पूछता
सोचता है कि आखिर रॉबर्ट लॉयड पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देता है, जबकि लॉयड तो इतना ज्यादा कमजोर है और उससे मैजिक की भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इस पर रॉबर्ट को हंसी आ रही थी। वो कहता है कि तुम लोग सच में एक टैलेंट को नहीं पहचान सकते। रॉबर्ट ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि लॉयड ने तब अपने पावर को बहुत ही ज्यादा कम लेवल पर कंट्रोल करते हुए हमला किया था और उसके जो अटैक्स थे वो हर अटैक बिल्कुल सेम थे, जो कि किसी भी नॉर्मल मैजिक यूजर के लिए कर पाना लगभग नामुमकिन है। वो कहता है कि लॉयड बहुत ही टैलेंटेड है। वो बताता है कि आगे चलकर उससे एक बहुत ही पावरफुल साथी की जरूरत पड़ेगी और लॉयड उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस चीज पर वो बाकी लोग बिल्कुल भी शॉक नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि शायद फ्यूचर में चलकर सेकंड प्रिंस यानी कि रॉबर्ट ही आने वाला किंग बनने वाला है। इसी वजह से उसे कोई ग्रेट सेज या मैजिशियन चाहिए अपनी मदद के लिए। हालांकि रॉबर्ट कहता है कि उसका मेन मोटिव अपने भाई के थोड़े करीब रहना है और वो जानता है कि उसका भाई टैलेंटेड है, इस वजह से वो थोड़ा सा सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर वो आदमी जो कि पहले लॉयड पर हंस रहा था, वो खिड़की के पास आता है और खिड़की से जब वो बाहर देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि हर तरफ अंधेरा हो चुका है। ये चीज देखने के बाद वो हैरान था, क्योंकि अभी अभी दोपहर थी, इतनी जल्दी रात हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद हम यहाँ वापस से लॉयड और उसी डीमन को देखते हैं। वो डीमन तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान था ये चीज देखने के बाद कि लॉयड ने ये कर दिया, क्योंकि अभी आसमान में एक होल क्रिएट हो चुका था जहाँ पर हम स्पेस को देख पा रहे थे। लॉयड के स्पेल की वजह से सन की रोशनी आना तक रुक गई थी, इस वजह से वहाँ अंधेरा हुआ था। अभी वो डीमन बहुत ज्यादा हैरान था और लॉयड थोड़ा सा डरा हुआ था कि कहीं कोई इस चीज को नोटिस ना कर ले। हालांकि नोटिस तो सभी ने कर लिया था। लॉयड डीमन से बात करता कि हम इस स्पेल को वापस रिवर्स कैसे करें। डीमन उसे कुछ नॉलेज देता है, जिसके बाद उन्होंने फाइनली उस अटैक को रिवर्स कर लिया था, जिसकी वजह से वो हॉल वापस से क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ आसपास रोशनी फैलने लगती है। अब अगले सीन में हम अगले दिन पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लॉयड और अभी डीमन साथ में। तभी वो डीमन आज न्यूज पेपर उठा कर लाता है, जिसमें उसकी ब्लास्ट के बारे में लिखा हुआ था, जो कि लॉयड ने कल किया था। हालांकि अभी डीमन लॉयड को इस बारे में बता रहा था, लेकिन इतने में ही लॉयड की नजर उस पेपर के दूसरे साइड किसी दूसरी न्यूज पर जाती है। वहाँ पर अभी एक एडवेंचरर कंपनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कई सारे एडवेंचरर को स्कूल के रैंक के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है डंजन के लिए, जिससे कि वो डंजन क्लियर कर सकें और कुछ रिवॉर्ड ला सकें उन एडवेंचरर कंपनी के लिए। इसके बदले उन्हें पैसे भी मिलते हैं और वो जो डंजन के अंदर मिलने वाली चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं। लॉयड सोच रहा था कि क्या उसे भी अपने एक ऐसी जर्नी पर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ज्यादा रेयर आइटम, क्रिस्टल और ट्रेजर मिल सकते हैं। लेकिन जब वो ये सब कह रहा था तभी डीमन उसे रोकता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो गए हो क्या, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गए तो यहाँ पर किंगडम में क्या होगा, लोग चिंता नहीं करेंगे कि प्रिंस आखिर गए कहाँ। इस पर लॉयड कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि तुम हो। तुम्हें नहीं पता कि मैजिक से हर चीज ठीक हो सकती है। लॉयड तुरंत ही अपने पास से एक नट निकालता है और कहता है कि वो प्लांट रेप्लिका मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, और अब इतना कहते हुए वो इस मैजिक का इस्तेमाल भी करता है, जिसकी वजह से वो नट वहाँ पर लॉयड का एक रेप्लिका क्रिएट करता है। रेप्लिका मतलब कि क्लोन। वो क्लोन बिल्कुल पूरी तरह से सेम लॉयड की तरह था। लॉयड कहता है कि इसका पता लगाना नामुमकिन है कि ये लॉयड नहीं है। हालांकि लॉयड को अभी भी एक बात का डर था। जब डीमन उससे पूछता है कि वो लॉयड बताता है कि वो सिल्विया को इस जंगल में नहीं फंसा सकते, क्योंकि सिल्विया पहचान जाएगी कि ये असली लॉयड नहीं बल्कि उसका रेप्लिका यानी कि क्लोन है। ये सुनने के बाद डीमन हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर सिल्विया है कौन जो लॉयड को इतनी अच्छी तरीके से जानती है। वैसे अब लॉयड डीमन से कहता है कि उसे यहीं पर रुकना होगा, जिससे कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ी कि उस क्लोन को डीमन की मदद की जरूरत पड़ी तो डीमन उसकी मदद कर सकता है, जिस पर डीमन हाँ कर देता है। और इसके बाद लॉयड उसे वहाँ छोड़कर वापस से अपनी जर्नी पर चला जाता है। लेकिन रास्ते में वो अपने हाथ के थ्रू वहाँ उस डीमन से कांटेक्ट भी कर पा रहा था। हालांकि इस चीज में सिग्नल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी वो डीमन से कनेक्ट करता है, जिससे वो डीमन से बात कर पाता है। हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि लॉयड का जो क्लोन है वो इस वक्त कंघी कर रहा था और अपने लुक्स पर फोकस कर रहा था, जो चीज देखते हुए उसकी मेड हैरान थी, क्योंकि लॉयड पहली बार अपने लुक्स पर फोकस कर रहा है। वैसे यहाँ पर उस डीमन को याद आता है कि लॉयड ने उसकी जो कॉन्सिक्वेंस थी, मतलब कि एक तरीके से आप स्पिरिट समझ लो, जो स्पिरिट थी वो लॉयड के क्लोन में ट्रांसफर करती है, जिससे कि डीमन सिचुएशन संभाल सके। लेकिन इस चीज का वो डीमन गलत फायदा तो उठा सकता है, मतलब कि अगर वो चाहे तो वो लॉयड से उन क्लोन बॉडी को लेकर अभी जितने टाइम लॉयड यहाँ वापस लौट कर नहीं आ रहा तब तक वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, और लॉयड को इस चीज का पता नहीं लगेगा
लगेगा जो डीमन लॉयड को बताता है। लॉयड को सिर्फ वही सच लगेगा। इस चीज पर डीमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी लॉयड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे भरोसे अपने क्लोन को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम्हें सब कुछ संभालना है। हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है। अभी सुनने के बाद उस डीमन का दिल पिघल गया था। वो लॉयड के शब्द सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लॉयड को कैसे धोखा दे। वो वैसे तो कुछ नहीं करना चाहता था, पर उसके मुंह से निकल जाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक यहाँ सारी सिचुएशन मैं संभाल लूंगा। अब लॉयड को वहाँ अपने क्लोन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे वो पूरी स्पीड में आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि भले ही वो अपनी जर्नी पर तो निकल चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे डंजन कहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन अब इतने में ही वहाँ नीचे एक लड़की को देखता है जो कि कुछ ऑर्क से डरते हुए भाग रही थी। हालांकि ऑर्क कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो लॉयड का डीमन उसे बताता है कि ये लड़की खतरे में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पर इतने में ही वो लड़की बाहर रुक जाती है और उन ऑर्क पर हमला करने लगती है। डीमन ये देखकर हैरान था। वो लॉयड से कहता है कि इसकी ब्रीथिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी लगती है। उस लड़की ने बहुत ही जल्दी उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया था और इसके बाद वो उन सभी से कहती है कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें मुझे हराने में करीबन 100 साल लगेंगे। अब यहाँ पर लॉयड को याद आता है कि उसने कुछ बुक्स पढ़ी थी जिसमें फॉरेन कंट्री के लोगों के बारे में लिखा हुआ था। उसे जानने को मिला था कि बाहर के जो लोग हैं वो अपनी एनर्जी को काई कहकर बुलाते हैं और ये एनर्जी इनकी एनर्जी थोड़ा अलग है क्योंकि दोनों की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग तरीके से होती हैं। हालांकि उस लड़की ने यहाँ पर लॉयड को नोटिस कर लिया था। वो कहती है कि तुम हो कौन, मेरे सामने आओ। इस तरफ वो डीमन यहाँ डर गया था, पर वो लॉयड एक्साइटेड था। वो उस लड़के से मिलना चाहता था जिससे कि वो उससे उसकी टेक्निक के बारे में पूछ सके और कुछ सीखे। साथ ही वो डंजन के बारे में भी पूछ सकता है। लेकिन इस पर वो डीमन कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? अगर तुम उसके सामने आए और उसने तुम पर हमला कर दिया फिर तुम क्या करोगे? क्योंकि वैसे भी वो तो तुम्हें पहचान लेगी कि तुम यहाँ के नहीं हो। इस पर लॉयड कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो हम उसे अपनी एनिमी की तरह मानेंगे और हम भी उस पर हमला करेंगे। अब तभी अचानक से वो लड़की वहाँ लॉयड पर हमला कर देती है और उस पहाड़ के ऊपर आ जाती है। लेकिन इतने में ही लॉयड ने ऊपर लुक बदल लिया था, उसके कपड़े चेंज हो चुके थे। यहाँ पर लॉयड अपना नाम रॉबर्ट बताता है। उसने अपने भाई के थोड़े से लुक चोरी कर लिए थे और साथ ही कुछ कपड़े भी उसी की तरह पहन रखे थे। अब वो लड़की लॉयड पर हमला नहीं करती। लॉयड बताता कि वो एक एडवेंचर है और डंजन की तलाश में है, जिस पर वो लड़की बताती कि वो खुद भी एक बी क्लास की एडवेंचर है और उसका नाम ताओ है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि लॉयड और डीमन पहले ही नोटिस कर चुके थे उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए। वैसे लॉयड नोटिस करता है कि अभी ताओ का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। इस वजह से वो डीमन से मन ही मन पूछता है कि कहीं ताओ ने पहचान तो नहीं लिया कि लॉयड कौन है। इस पर डीमन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा इल्यूजन परफेक्ट है, उसने तुम्हें नहीं पहचाना। अब यहाँ पर असल में ताओ इस वजह से थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वो बहुत टाइम बाद किसी ऐसे लड़के से मिल रही है जो कि हैंडसम भी है और उसे भाव दे रहा है। असल में ताओ पहले एक डोजो में थी जहाँ वो मार्शल आर्ट सीखा करती थी, लेकिन फिर उसने भी वो डोजो छोड़ दिया, जिसके बाद से उसे कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो कि वो उसे भाव देता हो या फिर थोड़ा ढंग का दिखता हो। वो सोचते है कि उसे किसी भी कीमत पर लॉयड को अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। तभी लॉयड उससे कहता है कि वो डंजन की तलाश में है, उसे डंजन जाना है, क्या इसमें ताओ उसकी मदद कर सकती है? हालांकि वो ये भी कहता है कि अगर तुम मदद ना करना चाहो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। लेकिन ताओ यहाँ तुरंत ही कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैं मदद करूंगी। और अगले ही सीन में वो सीधा एक डंजन की एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। इसके बाद अब वो डंजन में एंट्री लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। वो मॉन्स्टर पर हमला कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ताओ लियोड को इम्प्रेस करने के लिए उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करते जा रही थी, पर लॉयड का ध्यान उस पर नहीं था। वो तो यहाँ आसपास में लगी हुई क्रिस्टल को देखकर इम्प्रेस था। इस चीज पर ताओ थोड़ी सी दुखी थी क्योंकि लॉयड वहाँ लगे हुए उन क्रिस्टल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि उसके साथ ताओ है। वैसे इसके बाद अब वो वहीं डंजन में रुक गए थे और खाना खाने लगे थे, जिस दौरान लॉयड ताओ से काई एनर्जी के बारे में पूछता है। ये सुनकर ताओ हैरान थी, लॉयड को काई के बारे में कैसे पता? वो बताते हैं कि काई माना और एनर्जी की तरह ही सेम होती है, बस इसमें उसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो अलग होती है। हालांकि वो ये भी कहती है कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें इसके बारे में पता है, ये चीज कमाल की है क्योंकि तुम्हारी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है। इस पर लॉयड कहता है कि हाँ, वैसे अब ताओ उसे थोड़ा बताती है कि ये सिर्फ ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ब्रीदिंग स्टाइल को अगर चेंज किया जाए तो इससे एनर्जी को भी चेंज किया जा सकता है। तो लॉयड उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। हालांकि इस दौरान लॉयड को खांसी आ जाती है, जिस पर ताओ कहती है कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम अभी इसे नहीं सीख सकते। उसके कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति बचपन से ही एनर्जी को सीख रहा है उसे दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। पर लॉयड अपने अंदर महसूस कर पा रहा था कि उसने दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक को भी समझ
लिया है और अगर वो चाहे तो इसका यूज कर सकता है और ये उसके लिए डबल एडवांटेज होगा अपने मैजिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा अपने सेम मैजिक में, जिससे उसकी मैजिक एनर्जी और पावर दोनों ही बदल जाएगी। वैसे ताऊ ये चीज नोटिस कर बहुत ज्यादा हैरान थी। उसके रिएक्शन देखने वाले थे क्योंकि वो लॉयड को लाइक करने लगी थी, लेकिन लॉयड का उस चीज पर ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी काई एनर्जी को बहुत अच्छे से सीखना चाहता था और उसे इम्प्रूव करना चाहता है। वैसे डीमन भी ये चीज नोटिस कर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि लॉयड सच में कमाल का है, वो सिर्फ मैजिक के अलावा और किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ पैलेस में आते हैं जहाँ पर हम क्लोन वाले लॉयड को देखते हैं। वो इस वक्त बैठा हुआ डेजर्ट खा रहा था। तभी सिल्विया वहाँ उसके पीछे आती है और उससे कुछ कहने लगती है, जो चीज देखकर हमारा क्लोन वाला लॉयड बहुत ही ज्यादा घबराया गया था। और वहीं दूसरी तरफ डंजन के अंदर आते हैं जहां हम देखते हैं कि ताऊ अभी लॉयड को देखने के लिए अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रही थी और यहाँ पर वो काई एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी। लॉयड इससे और भी ज्यादा कुछ सीख सकता था। सामने जो मॉन्स्टर था वो खत्म हो जाता है। ताऊ को लगता है कि शायद उन्होंने डंजन को क्लियर कर दिया और अब वो सामने रखे हुए चेस्ट को ओपन कर सकते हैं, उसके ट्रेजर को ले सकते हैं। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। जब उस बॉक्स को खोलने वाले थे तब ताऊ कहती है कि तुम इस बॉक्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाना, क्योंकि ये डंजन बहुत ही कम लेवल का था, इसलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ ट्रेजर मिलना नामुमकिन है। वैसे लॉयड अभी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अभी चुपचाप उस ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे उसने अब इस चीज में मास्टरी कर ली है। वो अपनी एनर्जी को ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से चेंज करना सीख गया है, जो चीज ताऊ भी नोटिस कर लेती है और हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि अब फाइनली उसके स्ट्रिक्ट ग्रैंडपा हाँ कर देंगे लॉयड के लिए। उसने अपने मन में शादी तक का ख्याल बना लिया था, पर लॉयड इस चीज पर ध्यान नहीं देता। लॉयड सोच रहा था कि अब हमें इस चेस्ट को ओपन करना चाहिए। वैसे इसके बाद अब ताऊ उस चेस्ट को ओपन करती है, पर तभी अचानक से उस चेस्ट के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी से बनी हुई ब्लेड निकल कर आती है। लॉयड ने सही टाइम पर ताऊ को वहाँ से हटा दिया था। वो ब्लेड सीधा जाकर उस डंजन की दीवार पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो डंजन बीच में से कट चुका था। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर से एक खतरनाक बॉस लेवल मॉन्स्टर निकल कर आता है, जो कि इस डंजन का बॉस है। ताऊ से देखकर घबरा गई थी क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क और डेंस एनर्जी निकल रही थी, लेकिन लॉयड उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया था। पर अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसके एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें, लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग ही कंटेंट रखना चाहते हैं। इस वजह से कम 2 एपिसोड के बाद ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा।